नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि धौलपुर में टापू पर फंसे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद सकुशल इन सबको बाहर निकाला गया। बताते चले कि टापू पर 8 बच्चे और ग्रामीण फंसे हुए थे। प्रशासन ने एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू चलाया। बुधवार सुबह बकरियां चराने गए थे ये सभी। रात के 1 बजे सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीण वाले अपने घर की तरफ रवाना कर गए। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टापू पर फंसे बच्चे और ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। बताते चले कि बकरियां चराने के लिए बुधवार ये सब गए थे। जब वो गए थे नाले पार करके तो उस दरमियान नाला सूखा हुआ था और जिस तरह आप देखिए किस तरह से एक एक को बच्चों को निकाला जा रहा है एसडीआरएफ की तरफ से नाले के उस पार से, और उसके बाद उनको इस तरफ छोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जब वो वापस लौटने के लिए आए तो भारी बरसात के कारण नदी नाले जो थे वो उफान पर आ गए थे, जिस वजह से उस पार गए जो बच्चे ग्रामीण थे वो फंस गए थे। बारिश की वजह से जो नदी नाले उफान पर आ गए थे वो इस पार नहीं आ पाए। जैसे ही इस बात की भनक लगी उसके बाद से तुरंत प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। एसडीआरएफ ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार टापू पर फंसे रात के 1 बजे बच्चे और ग्रामीणों को बाहर सकुशल निकाल लिया है। और चलिए अब बात करौली की, जहां करौली में बारिश के तेज बहाव और तेज हवा का असर भी दिखने को मिलेगा। तेज हवा से एक पेड़ और बिजली का पोल भी धराशायी हुआ है। विद्युत पोल और पेड़ गिरने से मुख्य रास्ता बंद हो चुका है। लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। तो बारिश के साथ तेज हवा, एक पेड़ और बिजली गिर चुका है। देख सकते हैं बिजली के पोल भी गिरे हैं। हालांकि वहां पर एक गौ माता दिखाई पड़ रही है सड़क पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की वजह से उस रोड पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आवाज जो गमन है वो बिल्कुल ही बाधित हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको करौली से बता रहे हैं। बारिश के साथ ही तेज हवा, और तेज हवा का असर ये कि वहां पर एक लगा पेड़ धराशायी हो गया। एक जो बिजली का खंभा था वो रोड पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से आवागमन वहां पर बाधित है और इसको हटाने के लिए जल्द ही प्रयास किए जा रहे हैं। और इधर पीएम मोदी कल शाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर गणपति पूजा में हिस्सा लिया और इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो भी सामने आया। आप देख सकते हैं सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति बप्पा का पूजा करने के लिए पहुंचे हैं और उनका आरती करते हुए, उनको पूजा अर्चन करते हुए आरती की थाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी गणपति पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी का सीजेआई और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री ने गणपति की आरती की और इस दौरान भी सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास चंद्रचूड़ भी पीएम मोदी के साथ थी। कामना पूर्ति जय देव रत्न सुंदर मस्तकी भाड़ा दुखहर्ता। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की, जहां जोधपुर में तरंग शक्ति का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। जोधपुर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण और भारतीय वायुसेना का मल्टीनेशनल अभ्यास तरंग शक्ति। भारत के अलावा 7 देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा विमान प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करने के लिए जोधपुर आएंगे। 12 से 14 तक की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। दूसरा चरण है और उसमें देखिए तमाम देशों के जो डिफेंस है वो रक्षा जो शक्ति है वो भाग लेगी। रक्षा शक्ति को दिखाने का ये पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाएगा 2 दिवसीय कार्यक्रम में, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। जिसमें हथियारों, जिसमें 11:10 की अगर बात करें तो एयरपोर्ट पहुंचेंगे जोधपुर। 1:15 पर एआईएफ के युद्धाभ्यास में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का अवलोकन करेंगे। उम्मीद भवन पैलेस में लंच का भी कार्यक्रम है। अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ ये चर्चा होगी। दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो जिसमें आपको बता दें कि रक्षा से जुड़े तमाम वो चीजें तकनीक के रूप में, एग्जीबिशन के रूप में नजर आएंगी। प्रदर्शनी जिसकी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद रक्षा मंत्री आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस से जुड़ी बताते चले। आज फिर होगी 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। जी हां, रामूराम राय का 5 ट्रेनी एसआई सहित 9 आरोपी 2 दिन की रिमांड पर थे और आज 2 दिन की रिमांड खत्म होने पर दोपहर को कोर्ट में पेशी होगी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा कल तक रहेंगे रिमांड पर।
तो 2 दिन के रिमांड की अवधि जो है वो खत्म हो जा रही है। आरपीएससी के पूर्व जो सदस्य हैं रामू राम रायका, उनके साथ जो 5 लोग और गिरफ्तार थे और ट्रेनी सवाई और उसके साथ ही 9 आरोपी जो 2 दिन की रिमांड इनको मिली थी, उनके साथ ही आज इनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन वहीं आरपीएससी के जो एक और सदस्य थे यानी कि बाबूलाल कटारा, उनकी रिमांड की अवधि कल तक है, यानी कि वो कल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आज जो ये 9 लोग हैं, इनकी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताते चलें कि पहले जब नाम आया था रामू राम रायका का और 5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनको कोर्ट में पेशी की थी, रिमांड पर भेजे गए थे। रिमांड के बाद से फिर से कोर्ट में इनको लाया गया, फिर 2 दिन का रिमांड इनको दिया गया। 2 दिन की रिमांड की अवधि भी आज खत्म हो रही है। एसआई भर्ती पेपर लीक 2001 के इसके प्रकरण में आप देख सकते हैं किस तरह आरपीएससी के 2 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि रामू राम रायका ने किस तरह से बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था और अपने बेटे और बेटी को दी थी, जिसमें उन्होंने रैंक अच्छी हासिल की थी। और अब बात दौसा से बड़ी खबर की, जहां मोरेल बांध में युवक के बहने का मामला सामने आया है। मोरेल बांध से करीब 1.5 किलोमीटर दूर युवक का शव मिला है। कांकरिया डैम में युवक रिंकू मीणा का शव मिला। कल दोपहर से एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार तलाश कर रही थी। करीब 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मृत अवस्था में युवक रिंकू मिला है। बुधवार को मोरेल डैम में नहाते समय बह गया था। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो मोरेल डैम है जहां वो नहाने के लिए गया था और उसके बाद से वो तेज बहाव में बह गया। लगातार ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह स्टंटबाजी करते हुए मोरेल डैम की तस्वीरें हैं, जहां सीढ़ियां हैं और उस पर अपने जान को खुद जोखिम में डाल रहा था ये रिंकू। शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो स्टंटबाजी ये कर रहे हैं वो उनकी मौत पर एक तरह से मंडरा रहा है। वो उनका नहाना, उस समय शायद वो इस बात की भनक नहीं लगी होगी या जो भी उनके माइंड में, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये भयावह तस्वीरें, और इसीलिए बार बार न्यूज़ 18 राजस्थान ये अपील भी करता है कि आप इस तरह की स्टंटबाजी मत करिए। हालांकि 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद मोरेल बांध से इनको बाहर निकाला गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, मोरेल बांध में युवक के नहाने का मामला, क्या जानकारी? बिल्कुल, कल करीब 11 बजे का यह पूरा घटनाक्रम है। रिंकू मीणा नाम का जो युवक था वो नहाने गया था और सीढ़ियों से फिसलन वाली जगह से उतरकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद में उसका पांव फिसल गया और वो बांध में ही बह गया। इस घटनाक्रम के बाद करीब 11 बजे से ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आज सुबह कामयाबी मिली है, लेकिन जो युवक रिंकू मीणा है उसकी जान नहीं बच सकी है और वो उसको मृत अवस्था में उसके शव को बरामद किया है। और मोरेल बांध से कुछ ही दूरी पर काकरिया डैम है, काकरिया डैम में उसका शव मिला है। इसमें बहता हुआ और जो युवक है वो काकरिया डैम तक पहुंच गया था, वहां से उसके शव को बरामद किया है। ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, शव की तलाश की जा रही थी और आखिरकार आज सुबह ये शव मिला है। अब पुलिस ने शव को अस्पताल लेकर आई है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन गंभीर बात यह है कि जल के इतने बहाव के बीच लोग स्टंट दिखा रहे हैं और उसी के कारण जान तक चली जाती है और परिवारजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। क्या आसपास डैम के यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है आशीष? बिल्कुल, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध है, ऐसे में यहाँ पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। मंडावरी थाना पुलिस यहाँ पर तैनात थी, लेकिन इसका जो एरिया है वो काफी लंबा है, क्योंकि ग्रामीण किधर से भी इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नहा लेते हैं और स्टंट दिखाते हैं। आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब सीधे रुख कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक के मांड्या से बड़ी खबर है। गणेश प्रतिमा विसर्जन दौरान के समय जुलूस पर पथराव के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जी हां, 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन इलाके में तनाव देखा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि बद्री कोपलू गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था और इसी बीच कुछ ही जुलूस पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की। आसपास के दुकान में आग लगाने की भी कोशिश की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जुलूस पर पथराव की। दूसरी तरफ उपद्रवियों के द्वारा किस तरह आगजनी की गई है और किस तरह से इसी तस्वीर में थाने का घेराव किया गया। हालांकि अभी ये सिचुएशन जो है, जो परिस्थिति है, वो पुलिस ने कंट्रोल कर रखी है और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा इस सिचुएशन को संभालने के लिए। उपद्रवियों ने किस तरह तोड़फोड़ की, किस तरह पथराव किए, किस तरह आगजनी की, ये सीधे तीनों तस्वीरों के माध्यम से ये आपको दिखा रहे हैं।
और उधर चंडीगढ़ में एक घर पर ग्रेनेड से हमले से हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक घर में ग्रेनेड से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज में हमले के 2 आरोपी कैद मिले हैं, जिनकी तलाश भी शुरू की जा चुकी है। अब देखिए कि किस तरह से वहां पर ग्रेनेड हमला करके उसके बाद भागने की कोशिश ऑटो के जरिए उन हमलावरों के द्वारा की जा रही है। वहीं जिस ऑटो से दोनों आरोपी आए थे, उस ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। ऑटो ड्राइवर ने भी दोनों आरोपियों को शिनाख्त कर दी है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की फोटो जारी कर उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। तो एक घर में ग्रेनेड फेंककर किस तरह हमलावर भागे हैं। जिस ऑटो में वो गए हैं हमला करने के लिए, उस ऑटो ड्राइवर को भी कैप्चर कर लिया है, मतलब कि उसको भी हटा दिया था। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर है, उन दोनों हमलावरों की उसने शिनाख्त कर ली, पहचान कर ली। स्केच के जरिए पुलिस को उसको बताया गया होगा कि ये हमलावर थे। अब इन दोनों बदमाशों की पहचान पुलिस के पास है। 2-2 लाख रुपए इन बदमाशों के ऊपर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। एक घर में ग्रेनेड फेंककर किस तरह से आप देखिए कि जो बदमाश है, जो हमलावर है, उनके मंसूबे क्या होंगे कि दिन दहाड़े वो एक किसी घर में जा रहे हैं, वहां पर ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तो क्या मंसूबे, कौन इसके पीछे, कितनी बड़ी साजिश होगी, क्यों उस घर को एक टारगेट बनाया गया, तमाम ये बड़ी कार्रवाई है और इसके पीछे की इंटेंशन क्या है। क्योंकि ग्रेनेड फेंकना एक घर में वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। खालिस्तानी समर्थक के हाथ होने का शक इसमें बताया जा रहा है। और चलिए उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां आदमखोर भेड़िए के हमले लगातार जारी हैं। कल रात आदमखोर भेड़िए ने घर में सो रही एक महिला पर हमला कर दिया और इस हमले में आसपास चीख पुकार मच गई। भेड़िए के हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना खैरी घाट थाना क्षेत्र के कोरियनपुरवा गांव की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो महिला थी जो बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर अपने घर में सो रही थी, लेकिन नहीं पता था कि वो रात में ही भेड़िए का शिकार हो जाएगी। शिकार बनाया गया, जैसे चीख पुकार मची, महिला की जान बच गई। फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसका प्राथमिक उपचार महिला का किया गया। हालांकि 4 भेड़ियों के साथ एक भेड़िया और पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी एक भेड़िया गिरफ्त से दूर है और अभी भी एक भेड़िया ने आतंक मचा के रखा है। एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला। गाँव में हमला किया रात में सोती समय महिला के ऊपर। जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, वह इनका आया, गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हुआ इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। चलिए कोलकाता की खबर बताते हैं। कोलकाता केस के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं और इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टर इस पर राजी नहीं हुए और अब डॉक्टरों ने ममता सरकार के सामने नई मांग रख दी है और इसका असर कोलकाता में मरीजों की सेहत पर पड़ने लगा है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में धरना बनाम इलाज पर खिंची तलवार। कोलकाता में 1 महीने से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। अस्पताल की दहलीज पर रोगी, धरने पर डॉक्टर। ये 2 तस्वीरें फिलहाल कोलकाता केस और उससे बने हालात की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को महीने भर से ऊपर हो गया है, जबकि डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे अस्पताल अब मरीजों का इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद ऐसी कई कहानियां सामने आई, जब मरीजों के परिवारों ने दावा किया कि उनके सरकारी अस्पतालों के कई चक्कर लगाने के बाद भी इलाज नहीं मिला। एक ऐसा ही मामला है सफीकुल इस्लाम का। परिवार ने दावा किया कि सफीकुल एक हादसे में घायल हो गया था।
जिसके इलाज के लिए परिवार के लोग उसे कोलकाता के 2 अस्पतालों के 2 घंटे तक चक्कर काटते रहे और इलाज नहीं मिलने की वजह से आखिर में उसकी मौत हो गई। आरजीकर अस्पताल की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर जहां इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों के हित में अब जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए। अगर डॉक्टर मंगलवार शाम तक काम पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने और सरकार के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। लेकिन कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के घेराव के दौरान आरजीकर अस्पताल के कई अधिकारियों को हटाने की मांग पूरी होने के बावजूद डॉक्टरों ने सरकार के सामने नई मांग रख दी। सरकार ने नबान्नों में डॉक्टरों को बैठक के लिए बुलाया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और शर्त रख दी कि बैठक में 10 से 15 नहीं बल्कि 30 प्रतिनिधि पहुंचेंगे। यही नहीं, बैठक में ममता बनर्जी के मौजूद होने की शर्त भी रखी। साथ ही बैठक के सीधे प्रसारण की भी मांग रखी। इसके साथ ही डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों का भी इस्तीफा मांगा, जिसके बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने इस पर दुख जताया तो टीएमसी के नेता आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा होने का दावा कर रहे हैं। ওরা আমাদের এই যে মেল আমরা পাঠিয়েছিলাম তাতে ওরা আজকেও রেসপন্স সেরকম প্রোঅ্যাক্টিভ এবং পজিটিভ রেসপন্স যেটা আমরা চাইছিলাম ওরা মিটিং এর জন্য আসেননি। उधर जूनियर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का असर सीधे मरीजों की सेहत पर पड़ रहा है। सोमवार को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 लोगों की मौत डॉक्टरों के हड़ताल और इलाज नहीं मिलने की वजह से हो चुकी है। बताया गया कि बंगाल में करीब 300 सरकारी अस्पताल हैं, 26 मेडिकल कॉलेज हैं, 95,000 डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के साथ फुल टाइम जुड़े हैं और करीब 5 लाख मरीज हर रोज इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल मरीजों के इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंसाफ के लिए डॉक्टरों के आंदोलन और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भटकने वाले मरीजों की कहानी कहां और किस मोड़ पर खत्म होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मेरठ हवाई पट्टे से एक हेलीकॉप्टर लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि 10 मई को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर 10 से 15 लोग जबरन घुसे और उन्होंने हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद लिया और इसके बाद पायलट और स्थानीय कर्मचारियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई और फिर हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर फरार हो गए। एयर एम्बुलेंस के पायलट ने एसएसपी मेरठ से इसकी शिकायत की। एसएसपी मेरठ ने इस मामले की जांच एएसपी ब्रह्मपुरी को दी है। तस्वीरों के माध्यम से समझिए 10 से 15 लोग हवाई पट्टे पे आए, हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोल लिया और उसके बाद फरार भी हो गए। और अब बात भरतपुर जिले से बड़ी खबर की, जहां बारैठा बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ती चली जा रही है। डांग इलाके में हुई जोरदार बारिश के बाद बांध लबालब हो चुका है। जी हां, बांध के 4 गेट 5-5 फीट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा पानी की निकासी बारैठा बांध से की जा रही है। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह बारैठा बांध के जो बांध है उसके गेट खोले गए हैं। 5000 क्यूसेक की निकासी की जा रही है। बांध के 4 गेट 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं क्योंकि लगातार भरतपुर में बारिश की वजह से जो पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और उस पानी की निकासी के लिए 4 गेट खोले गए हैं। 5-5 फीट तक 5000 क्यूसेक की पानी खोली जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है।
और अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की। लगातार हो रही बारिश से स्कूलों की छुट्टी के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने स्कूलों को 2 दिन की छुट्टी के आदेश दिए हैं। 12 से 14 सितंबर तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। तो बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं। आगामी आदेश तक छुट्टी जारी रहेगी। 2 दिन की छुट्टी बताई जा रही है। 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी स्कूलों में घोषित कर दी गई है। धौलपुर में आगामी आदेश तक स्कूल में छुट्टी होगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में भी अवकाश है। और इधर अजमेर में ट्रेन डिलेर साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ कि अजमेर में 1 नहीं बल्कि 2 मालगाड़ियों को डिलेर करने की साजिश रची गई, क्योंकि यही वजह है कि स्टेशन के अप एंड डाउन ट्रैक पर 70 किलो के ब्लॉक रखे गए थे। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। अजमेर साजिश मामले में बड़ा खुलासा। 2 मालगाड़ी डिरेल करने की थी कोशिश। अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर। आईजी के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी के हाथ फिलहाल खाली हैं। लेकिन अब तक की जांच में इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि साजिश सिर्फ एक मालगाड़ी को डिरेल करने की नहीं बल्कि 2 मालगाड़ी डिरेल करने की थी। और यही वजह है कि लबाना गांव के पास 1 किलोमीटर पर 2 ब्लॉक रखे गए थे। स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए ब्लॉक से ये बात पुख्ता भी होती है। लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही ट्रेनें सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था, तो हमने जाके मौके पर एसआईटी के सभी लोगों ने जाके मौका देखा है। इन्वेस्टिगेशन एसएचओ जो मांगलेवास हैं वो कर रहे हैं इसमें, और जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे बात की जा रही है, और जो टेक्निकल एविडेंस है वो वहाँ से लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जैसा कि आपको पता है वहाँ पे चूँकि दूर दराज का ग्रामीण इलाका है, वहाँ है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वहाँ पे, और इसमें भविष्य में जो भी आएगा वो आपको बताएंगे। अजमेर के सराधना बांगड़ गांव के रेलवे ट्रैक पर पत्थर किसने रखे, इसकी जांच जारी है। अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास का मुआयना किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर मौजूद गैंगमैन और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस एक्टिव रहे मोबाइल की लोकेशन का पता लगाएगी। उसी के आधार पर ट्रेस करके साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। नहीं, हर एंगल से जांच करेंगे। ड्राइवर को और जो भी स्टाफ था वहाँ पे, वो सभी स्टाफ को बुलाएंगे, उनसे बात कर रहे हैं। हमने उनको लेटर दे दिया, उनको बुला रहे हैं हम। जो भी पहलू हैं, जो मानवीय जो आसूचना है वो भी है, और जो तकनीकी पहलू हैं, दोनों को हम लेके और जो भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा वो बताएं। हमारे जो थाना स्तर के लोग हैं, जो हमारी स्पेशल टीम भी है, वो थाने जो उन लोगों से गोपनीय तरीके से पता कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। अब तक भारतीय रेल पर लगातार हो रहे हमलों से शक गहराता जा रहा है। आखिर भारतीय रेल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अलग अलग प्रदेशों में हो रही घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इस मामले में एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और जो संबंधित थाना अधिकारी हैं उनको जो है वहां पर लगाया गया है। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ साइबर सेल की टीम भी जो है इसमें लगी हुई है, और किसी न किसी तरह का साक्ष्य इसमें जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो इस तरह की हरकत करने वाले, जो बेपटरी इस ट्रेन को करने वाले जो लोग थे, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन कुलसी सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।